एक गांव जो भारत के नक्शे में मौजूद है लेकिन दुनिया की नज़रों से पूरी तरह से अनजान है। एक ऐसा गांव जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, जहां से हर रोज ट्रेन गुजरती है लेकिन कभी रुकती नहीं। मानो उस गांव का अस्तित्व भी किसी के लिए मायने नहीं रखता। सालों से वहां रहने वाले लोग सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, अपनी पहचान का। वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें जाने, उनके गांव को पहचाने और उनके होने का सबूत मिले। लेकिन कभी कभी हजारों लोगों का सपना पूरा करने के लिए सिर्फ एक इंसान ही काफी होता है। एक ऐसा इंसान जो हार मानना नहीं जानता, वो अपने लोगों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज की कहानी उसी शख्स की है, एक खिलाड़ी की जिसके कंधों पर सिर्फ अपनी जीत का ही नहीं बल्कि पूरे गांव की पहचान का बोझ है। अब सवाल ये है कि क्या वो अपने गांव को पहचान दिला पाएगा या फिर सिस्टम से हार कर लूजर बन जाएगा। तो कहानी की शुरुआत 2016 से होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस साल इंडिया ने ओलंपिक में सिर्फ और सिर्फ 2 मेडल जीते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात थी क्योंकि इंडिया जो है वो लगभग 70वें नंबर पर था, जबकि खिलाड़ियों के लिए एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है। इसके बावजूद कोई भी खिलाड़ी जो है वो मेडल नहीं जीत पा रहा था। तब खेल मंत्री ने अपने पूरे स्टाफ को बहुत चिल्लाया कि इतना सारा पैसा खर्च वो सिर्फ 2 मेडल के लिए नहीं कर रहा है, और अब खिलाड़ियों को चूज करने की ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो मिस्टर वैसवाल के ऊपर सौंप दी जाती है। और अब मीटिंग खत्म होने के बाद जब मिस्टर वैसवाल वापस लौट रहे थे ना, तभी उन्होंने देखा कि एक ग्राउंड में बहुत ही भारी भरकम भीड़ है और वहां पर कई तरह के खेल चल रहे थे। क्रिकेट चल रहा था, रनिंग चल रही थी, कुश्ती चल रही थी, बहुत सारे खेल जो है वो यहाँ पर खेले जा रहे थे। और यहीं पर जब जिला स्तरीय के क्रिकेट के सिलेक्शन हो रहे थे और जब उन खिलाड़ियों से पूछा जाता कि उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो यहाँ पर वो बताते हैं पैद्दी सर। यहाँ तक तो मिस्टर वैसवाल को ऐसा लगा था कि ठीक है, कोई पैद्दी नाम का लड़का होगा जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। लेकिन अब बात आती है कुश्ती की। जब यहाँ पर उन पहलवानों से उनका फेवरेट पहलवान पूछा जाता है तो वो जवाब देते हैं पैद्दी। मिस्टर वैसवाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये पैद्दी कौन है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी का फेवरेट खेल तो बदल रहा है लेकिन उनका फेवरेट खिलाड़ी नहीं बदल रहा है। यहाँ पर ज्यादातर खिलाड़ियों का फेवरेट खेल तो वही है लेकिन उनका फेवरेट खिलाड़ी पैद्दी है। मिस्टर वैसवाल को अब जानना है कि आखिरकार ये पैद्दी कौन है। तभी यहाँ पर कुमारेसन आता है जो कि उसी गांव का है जिस गांव में पैद्दी रहता है। और कुमारेसन यहाँ पर मिस्टर वैसवाल को पैद्दी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि अगर आपको पैद्दी के बारे में जानना है तो आप यहाँ से कुछ नहीं जान पाएंगे, आपको गांव चलना पड़ेगा। लेकिन वहां कोई कार या फिर गाड़ी नहीं जाती है, आपको पैदल ही वहां चलना पड़ेगा। मिस्टर वैसवाल को पैद्दी के बारे में सब कुछ जानना था। तब उनका सफर स्टार्ट हो जाता है और कुमारेसन कहानी बताना स्टार्ट करता है। और ये कहानी 1994 की है, जब सभी लोग क्रिकेट के दीवाने थे। और जैसे आईपीएल में लोगों को खरीदा जाता है ना, वैसे ही यहाँ पर खिलाड़ियों को खरीदा जाता है और फिर टीम बनाई जाती है और फिर टीम पे पैसे लगते हैं। यहीं पर राम बुज्जी नाम का एक आदमी है जो कि बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है। राम बुज्जी यहाँ पर पैद्दी को बहुत सारे पैसों में खरीद लेता है। राम बुज्जी ने पैद्दी को 601 रुपए में खरीदा था। तो अब पैद्दी जो है वो विजयनगर की टीम में आ चुका था और उनकी टीम का मैच बोबली गाँव से होने वाला था। तो अगर विजयनगर की टीम में पैद्दी है जो कि 6 गेंद पे 6 छक्के मार सकता है, तो वही बोबली गांव की टीम में भी एक ऐसा बॉलर है जो कि 6 गेंद पे 6 विकेट लेना भी जानता है। तो वो बॉलर ऐसा ही करता है। उसने ढेर सारे विकेट ले लिए थे और अब एक आखिरी उम्मीद जो है वो पैद्दी बचा हुआ था। रन बहुत सारे थे लेकिन विकेट हाथ में बहुत कम बचे थे। लेकिन पैद्दी अकेले ही यहाँ पर बोबली गांव की टीम पर हावी पड़ता है। वो बहुत सारे छक्के मारता है। आखिर में विनिंग शॉट राम बुज्जी मारने वाला था लेकिन पैद्दी ही छक्का मारकर मैच जिता देता है। तो इस तरह से विजयनगर की टीम मैच जीत जाती है। आगे हम देखते हैं कि यहीं पर गुड़ बनाया जाता है और जिस गाँव में पैद्दी रहता है ना, उसी गांव के लोगों को पहाड़ी दिहाड़िये कहा जाता है। लेकिन उनको उतनी पैसे नहीं मिलते हैं जितना कि विजयनगर के लोगों को मिला करता है। यहाँ पर दिहाड़ी करने के लिए विजयनगर के मजदूरों को तो फुल पैसा मिलता है लेकिन पैद्दी के गांव के लोगों को आधा पैसा मिलता है। ये चीज उन्हें बहुत बुरी लगी क्योंकि एक तो वो इतनी दूर से आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, इसके बावजूद उन्हें आधा पैसा मिलता है। जबकि यहाँ का गुड़ जो है वो पैद्दी ही बनाया करता है। घर से इतनी दूर रहते हैं इसलिए वो यहीं पर ठहर जाते हैं। रात भर इस जगह पर गुजारने के लिए उन्हें 2 रुपए देना पड़ता।
और जब ढेर सारे पैसे जुड़ जाते तो वो गांव की तरफ निकलते। लेकिन गांव जाने के लिए सड़क नहीं है, ना तो कच्ची सड़क है ना तो पक्की सड़क है, यहाँ सड़क ही नहीं है। और ये जंगलों के रास्तों से पहाड़ी को क्रॉस करते हुए अपने गांव पहुंचते हैं। ये लोग जब सुबह निकलते हैं तो रात को घर पहुंचते हैं, लेकिन वहीं पर उनकी मुलाकात होती है सूरी से, क्योंकि उनके गांव के पास से ही ट्रेन जाती है और हर रोज सूरी जो है वो उस ट्रेन को लाल झंडी दिखाता है। लेकिन ट्रेन 30 साल से तो कभी नहीं रुकी और सूरी चाहता है कि एक ना एक दिन ये ट्रेन जरूर रुकेगी, ताकि आने जाने में किसी को भी परेशानी ना हो, क्योंकि अभी कहीं पर भी जाने के लिए उन्हें पूरा दिन लग जाता है। लेकिन अगर ट्रेन वहां 1 मिनट के लिए भी रुकने लगी तो सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे। उसने सरकार को ढेर सारी चिट्ठी लिखी, कई दफ्तर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन सूरी ने हार नहीं मानी है, वो एक ना एक दिन ट्रेन को जरूर रुकवा कर रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गांव का हर एक इंसान जो है वो अपने गांव पहुंच जाता है और अपने परिवार वालों से मिलता है। बहुत दिनों के बाद जब वो परिवार वालों से मिलते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। अब आगे हम अच्छी अम्मा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन की बेटी है। जो उसके पिता है ना, वो पिछले 15 साल से इलेक्शन में हारते आ रहे हैं और अब वो चाहती है कि उसके पिता जीते। इसी वजह से वो गन्नों के खेत में आई है। एक साइड तो अपोजिशन वालों के खेत है तो दूसरी तरफ अपने ही खेत है। वो यहाँ अपने एक आदमी से कहती है कि अगर हमने सामने वाले के खेत जलाए तो सिंपैथी उन्हें मिलेगी और वो जीत जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम हमारे ही खेत जलाएं ताकि सिंपैथी हमें मिले और हम ये इलेक्शन आराम से जीत जाए। तब अच्छी अम्मा ऐसा ही करती है, वो अपने ही खेत जला देती है। और अगली सुबह अच्छी अम्मा सभी के सामने नाटक करती है कि विपक्षी पार्टी वालों ने हमारे गन्नों के खेत जला दिए, जबकि हम तो सभी की मदद करना चाहते थे, लेकिन ये लोग हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। उसका ये नाटक यहाँ पर सफल होता। सभी लोग जो है वो सिंपैथी के कारण आगे बढ़ने लगे थे और उन्हें सपोर्ट भी करने लगे थे। अच्छी अम्मा अपने पिता के प्रचार को पूरी तरह से संभाल रही थी और यहीं पर पैदी की नजर पड़ती है अच्छी अम्मा पर। पहली बार जब पैदी ने अच्छी अम्मा को देखा ना, तो वो पहली नजर में उसे पसंद कर लेता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो अच्छी अम्मा से ही शादी कर रहेगा। अब जहाँ भी अच्छी अम्मा जाती, पैदी उसके पीछे पीछे जाता। हालांकि अच्छी अम्मा ने आज तक पैदी को देखा नहीं है। अब इलेक्शन नजदीक था और अच्छी अम्मा गांव के सभी लोगों को शराब बांट रही थी। तभी जब अचानक से अच्छी अम्मा अपने कमरे में जाती है ना, तो वहाँ पैदी चुपचाप से घुस जाता है और वो वहाँ जाकर उसकी चुम्मी ले लेता है। हालांकि रात बहुत थी, इसी वजह से अच्छी अम्मा ने उसे देख नहीं पाई थी, लेकिन वो बहुत रोती है क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। वो उस बंदे के बारे में जानकर जरूर रहेगी। तो अब विपक्षी पार्टी में राम बुज्जी है और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि यहाँ पर अच्छी अम्मा के पिता इलेक्शन जीते। लेकिन जिस तरह से अच्छी अम्मा प्रचार कर रही है ना, उसे देखकर तो राम बुज्जी को ऐसा ही लग रहा है कि अगर प्रचार ऐसा ही चलता रहा तो अच्छी अम्मा के पिता ही ये चुनाव जीतेंगे। इसलिए राम बुज्जी ने कुछ प्लानिंग की है। उसने सोचा है कि जब अच्छी अम्मा किसी जगह पर भाषण दे रही होगी जहां बहुत सारी भीड़ होगी, तब वो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। अच्छी अम्मा जब स्टेज पर थी, तब राम बुज्जी का एक आदमी आकर उसकी सलवार काट देता है, जिससे कि अच्छी अम्मा जो है वो हैरान रह चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पर पैदी आता है और वो उसकी इज्जत को बचा लेता है। उसने पूरे टेंट से यहाँ पर अच्छी अम्मा को ढक दिया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर राम बुज्जी का काम तो हो चुका था। कुछ फोटोग्राफ्स तो उन्होंने अच्छी अम्मा की ले ली थी, वो उसे वायरल करना चाहते थे। लेकिन इसके बारे में यहाँ पर पैदी को मालूम चल जाता है और वो राम बुज्जी के सभी आदमियों के पास जाता है। उन लोगों को यहाँ पर पैदी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा था, जबकि राम बुज्जी के आदमी बहुत सारे थे। लेकिन पैदी को अच्छी अम्मा पसंद थी और अगर उसके साथ कुछ होता है तो वो इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अब राम बुज्जी को मालूम चल जाता है कि कल रात जो लड़ाई कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि पैदी है, और अब राम बुज्जी भी पैदी को नहीं छोड़ने वाला था। अब अगली बार का जब क्रिकेट का मैच हुआ ना, तब यहाँ पर पैदी की बोली जो है वो 1 रुपए से लगाई जाती है और ये बोली 1 रुपए से आगे बढ़ती भी नहीं है। मतलब कि पैदी को इस बार 1 रुपए में खरीदा जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे, क्योंकि पूरे एरिया में सबसे अच्छा क्रिकेट जो है वो पैदी खेलता है। इसके बावजूद उसे 1 रुपए में ही खरीदा गया था। अब मैच स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर कि दोनों टीम जो है वो काफी अच्छा खेल रही थी। लेकिन पैदी की जो टीम थी ना, वो पैदी को बैटिंग करने का मौका ही नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल लास्ट में पैदी को बैटिंग करने का मौका देता है। हालांकि पैदी ने यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया जरूर था, लेकिन आखिर वो मैच हार जाते हैं,
क्योंकि इसमें पैद्दी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर वाला बैट्समैन जो है वो मार्केटिंग के द्वारा आउट हो जाता है और यहाँ पैद्दी की टीम जो है वो मैच हार जाती है। लेकिन यहाँ पैद्दी को मालूम चलता है कि पैद्दी का जो कैप्टन है ना वो भी राम भुज्जी के साथ मिला हुआ है और उन्होंने सोची समझी चाल के तहत यहाँ पर राम भुज्जी को नीचा दिखाया है। और तभी यहाँ पर नायडू नाम के आदमी की एंट्री होती है। नायडू एक ऐसा आदमी है जो कि पूरे अखाड़े को चलाता है और अपने पहलवान को तैयार करता है। नायडू ने यहाँ नोटिस किया कि हर एक इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैद्दी पैद्दी चिल्ला रहा है, इसी वजह से नायडू यहाँ पर आया था। नायडू यहाँ पर पैद्दी को देखकर बोलता है कि क्या तू पहलवानी करेगा? तो यहाँ पर पैद्दी कहता है कि वो करेगा लेकिन उसे दिहाड़ी चाहिए। तब नायडू उससे कहता है कि मैं तुझे खिलाड़ी बनाना चाहता था, लेकिन तू तो दिहाड़ी पर अटका हुआ है, तू कभी खिलाड़ी बन ही नहीं सकता। जिसके बाद हमें नायडू के बारे में बताया जाता है। नायडू एक ऐसे अखाड़े को चलाता है जहां हर पहलवान बहुत ही खतरनाक है। जहां भी चैंपियनशिप या फिर जहां भी कंपटीशन होते हैं वहां पर नायडू के पहलवान ही कुश्ती जीतते हैं। नायडू जिन पहलवानों को तैयार करता है उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक भद्रा है। भद्रा एक ऐसा पहलवान है जो कि बहुत ही खतरनाक है और अच्छे अच्छे पहलवानों को वो धूल चटा देता है। हाल ही में भी उसने कुछ ऐसे पहलवान को धूल चटाकर अपने अखाड़े का नाम रोशन किया था। लेकिन भद्रा की कुछ आदतें नायडू को पसंद नहीं आती। वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, हर एक नियम भी तोड़ सकता है। आगे हम देखते हैं कि पैद्दी के गांव में अचानक बहुत तेज बारिश होती है और बहुत तेज बारिश होने की वजह से यहाँ पर पहाड़ी पर फिसलन हो जाती है और फिर अचानक से भूस्खलन होने के बाद यहाँ पर हादसा हो जाता है और कुछ लोग जो है वो मारे जाते हैं। ये देखकर सूरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मंत्रियों से मिलने के लिए जाता है क्योंकि अब बहुत हो चुका था। अब जब भी उनके यहाँ पर कोई हादसा होता है तो वो लोग अस्पताल की तरफ नहीं भागते, बल्कि वो लोग उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा जो है वो नहीं बच पाएगा। तब यहाँ पर सूर्य एक विधायक के पास जाता है, उनके पैरों में गिर जाता है, लेकिन विधायक नहीं माना, बल्कि विधायक ने यहाँ पर सूर्य को अपने बंदों से बहुत ज्यादा पिटवाया। ये देखकर सूर्य को बहुत बुरा लगा। वो वापस आता है, वो समझ जाता है कि ये सिस्टम जो है वो नहीं बदलने वाला और अब शायद कुछ भी नहीं होने वाला। वो अपने गांव वापस आया और इस बार सिर्फ लाल झंडी नहीं दिखाई, इस बार उसने ट्रैक पर खड़े होकर लाल झंडी दिखाई। लेकिन ट्रेन नहीं रुकी और यहाँ सूरी ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये देखकर पैद्दी के गांव वालों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन्होंने गुस्से में पूरे ट्रैक को आग लगा दी। गांव वाले बहुत गुस्से में थे क्योंकि सूरी जो है वो कोई आम इंसान नहीं था, वो तो गांव वालों की भलाई चाहता था। लेकिन अब सूरी के जाने के बाद अब बहुत सारी चीजें बदलने लगती है। यहाँ पर पुलिस वालों ने गाँव के सभी लोगों को उठाकर लेकर गए और उन्हें बुरी तरह से पीटा, क्योंकि इन लोगों ने ट्रैक को जलाया था। इसी वजह से इन्हें बुरी तरह से पीटा जा रहा था। और तो और वो सूरी के सब को भी वापस नहीं करने वाले, क्योंकि सूरी की कोई पहचान नहीं है, वो तो उनके लिए लावारिस लाश है। लेकिन पैद्दी यहाँ पर सूरी के सबको वापस लेकर जाना चाहता है ताकि वो गांव में ही सूरी का अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन यहाँ का इंस्पेक्टर कहता है कि सूरी ही नहीं, तुम्हारी किसी की कोई पहचान नहीं है, अगर तुम अपना आधार कार्ड लाकर दो तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। लेकिन पैद्दी और उसके लोगों के पास कोई भी पहचान पत्र नहीं था, उनकी कोई भी पहचान नहीं थी। इसी वजह से पैद्दी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और अब वो इन पुलिस वालों को बहुत ही बेरहमी से मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इंस्पेक्टर ने अब पैद्दी से कहा कि अगर तूने इन्हें इसी तरह से मारा तो मैं बाकी लोगों को मार दूंगा। इसी वजह से पैद्दी को उन्हें छोड़ना पड़ा और वो सूरी के सब को वापस नहीं ला पाए और अब सभी लोग गांव की तरफ निकल पड़े। लेकिन पैद्दी के कदम जो है वो उल्टे चल पड़े थे। वो गांव नहीं जाता है बल्कि नायडू के अखाड़े में जाता है, जहां पर कि बहुत सारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पैद्दी उनसे कहता है कि उसे पहलवान बनना है, कुश्ती करना है, आप जो बोलोगे वो करना है। बहुत सारे लोग उसे रोक रहे थे लेकिन किसी से भी यहाँ पर पैद्दी रुक नहीं पा रहा था। यहाँ पर नायडू समझ जाता है कि लड़के में बहुत हिम्मत है। नायडू ने यहाँ पर पैद्दी को समझा दिया था कि यहाँ पर रहने के कुछ डिसिप्लिन है, अगर तू उनके साथ रहा तो मैं तुझे सिखाऊंगा। जिसके बाद पैद्दी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर पैद्दी जो है वो शुरुआत में ज्यादा दावपेच नहीं जानता था, क्योंकि उसने तो बस क्रिकेट खेला है। इसी वजह से नायडू उसे हम्बाली का काम देता है, मतलब कि बोरिया उठाने का काम। पैद्दी ने ये काम बहुत दिनों तक किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो काम वो कर रहा है दरअसल में वो कुश्ती का एक दाव है। यहीं पर भद्रा नाम का पहलवान था जिसके सामने पैद्दी जो है वो कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही खतरनाक था।
लेकिन अब पैद्दी भी धीरे धीरे तैयार हो रहा था। उसने बहुत मेहनत की है और अब वो एक बहुत ही मजबूत पहलवान बन चुका था। अब वो किसी से भी लड़ने के लिए पूरी तरह से रेडी था, क्योंकि उसके पास टेक्निक थी और ताकत भी। लेकिन गांव के लोग पैद्दी को गद्दार बुलाने लगे थे, क्योंकि पैद्दी अब खुद के लिए कुछ कर रहा था, ऐसा गांव वालों को लग रहा था, जिस वजह से गांव वाले उसे गद्दार कहकर पुकार रहे थे। अब एक दिन पैद्दी के अखाड़े में यहाँ पर अच्छी अम्मा आ जाती है। अच्छी अम्मा को मालूम चल चुका था कि पैद्दी ने ही उसकी इज्जत बचाई थी, इसलिए वो उसके पास आ जाती है। लेकिन जब वो उसे मिलने के लिए आई ना, तो यहाँ पर अच्छी अम्मा को मालूम चल जाता है कि दरअसल में पैद्दी ही वो आदमी है जिसने रात को उसकी पप्पी ली थी। इसी वजह से वो अच्छी अम्मा को बहुत चिल्लाती है। लेकिन पैद्दी कहता है कि वो दिहाड़िए हैं और उन्हें प्यार का इजहार करना नहीं आता है। कुछ ही दिनों के बाद एक प्रतियोगिता थी, जहां पर कि बहुत सारे अखाड़ों के पहलवान जो है वो यहाँ पर कुश्ती करने के लिए आते हैं और हर बार नायडू के पहलवान ही इस प्रतियोगिता को जीतते हैं। लेकिन कुछ गांव के लोग ऐसे भी थे जो कि ये प्रतियोगिता जीतना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें मालूम चला कि अब पैद्दी भी अखाड़े में लड़ेगा, तो वो लोग कहते हैं वो किसी भी अछूत को इस तरह से हाथ नहीं लगाएंगे। तब पैद्दी उन्हें चैलेंज करते हुए कहता है कि वो किसी एक पहलवान से नहीं लड़ेगा, बल्कि 2 पहलवान से लड़ेगा। तब पटनम गांव के लोगों को ऐसा लगा कि यही वो मौका है जब नायडू के पहलवान को हराया जा सकता है। उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जहां पर कि पैद्दी जो है वो पूरी तरह से रेडी था और नायडू को यहाँ खुद से भी ज्यादा भरोसा पैद्दी पर है। और अब कुश्ती स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कि 2 पहलवान जो है वो पैद्दी पर हमला कर देते हैं। शुरुआत में पैद्दी जो है वो काफी कमजोर था, वो उनसे ठीक ढंग से नहीं लड़ पा रहा था और तो और वो लोग उस पर हावी भी थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पैद्दी ने इस कुश्ती में क्रिकेट को भी जोड़ दिया और फिर 2 मूव के साथ यहाँ पर वो लोगों को आराम से हरा देता है। तो पैद्दी जो है वो विजयनगर में कुश्ती सीख रहा था, अखाड़ा भी विजयनगर में ही था। इसी वजह से विजयनगर के लोग चाहते हैं कि आगे पैद्दी को नहीं भेजा जाए, बल्कि भद्रा को भेजा जाए, क्योंकि भद्रा इसी गांव का है, मतलब कि विजयनगर का, जबकि पैद्दी का तो कोई गांव ही नहीं है। नायडू कहता है कि वो किसी भी गांव का हो, लेकिन वो हमारा नाम रोशन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन विजयनगर के लोग नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर पैद्दी को लड़ना है तो उसे विजयनगर की नागरिकता लेनी पड़ेगी, जिसके लिए नायडू जो है वो हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता है कि पैद्दी इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगा। लेकिन आखिर में यहाँ पर पैद्दी जो है वो मान जाता है। पैद्दी कहता है कि वो आज से अभी से विजयनगर का निवासी है और जिस कागज पर उसे अंगूठा लगाना था वो उस कागज पर अंगूठा लगा देता है। लेकिन अब गांव वाले जो है वो पैद्दी के पूरी तरह से खिलाफ हो चुके थे। उन्हें तो अब तक सिर्फ पैद्दी पर शक हो रहा था कि वो खुद के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन अब तो कंफर्म हो चुका था कि पैद्दी खुद के लिए ही कर रहा है और वो गांव को पूरी तरह से भूल चुका है। पैद्दी कुश्ती में पूरी तरह से तैयार था, उसने हर एक दाव पेच को सीख लिए थे। उसे देखकर नायडू सर को उस पर प्राउड फील होता कि यही वो बंदा है जो कि एक दिन पूरे एम्पायर पर राज करेगा। अब नायडू पूरे के पूरे देश में न्योता भेजता है जगह जगह के अखाड़ों में कुश्ती के लिए। अगर कोई भी इंसान उसके पहलवान मतलब कि पैद्दी को हरा देता है तो उसके पैर में जो कड़ा है ना, जो कि उन्होंने अपनी कुश्ती के दम पर जीता था, उस पहलवान को वो खुद उसके पैर में पहनाएंगे। अब ये बात रंजीत सिंह सिसोदिया तक पहुंच जाती है, जो कि दिल्ली के अखाड़े को संभालते हैं और अक्सर उनके ही बंदे जो है वो नेशनल तक पहुंचते हैं। रंजीत सिंह को एक बात मालूम चलती है कि दरअसल में नायडू जो है वो अपने कड़े को दांव पर लगा रहा है, मतलब कि उसका पहलवान जो है वो उससे भी खतरनाक है। बात कुछ ऐसी है, सालों पहले रंजीत सिंह सिसोदिया और नायडू के बीच में कुश्ती हुई थी और ये कड़ा जो है वो रंजीत सिंह सिसोदिया के पैर में था और ये कड़ा जिसके पैर में होता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ पहलवान माना जाता है। और अब इस कड़े को वापस लेने का टाइम आ चुका था। रंजीत सिंह सिसोदिया ने अपने सबसे अच्छे पहलवान को तैयार किया। रंजीत सिंह सिसोदिया ने पैद्दी को नेशनल के लिए सिलेक्ट किया था और अब नेशनल चैंपियनशिप में रंजीत सिंह सिसोदिया का पहलवान नायडू के पहलवान पैद्दी को हराकर वो कड़ा वापस लेगा। अब नेशनल चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कि एक तरफ तो नायडू का पहलवान मतलब कि पैद्दी जो है वो एक के बाद एक पहलवान को हराते जा रहा था, दूसरी तरफ रंजीत सिंह सिसोदिया का पहलवान भी एक के बाद एक सारे पहलवान को धूल चटाता जा रहा था। दोनों बिल्कुल बराबर थे। तभी एंट्री होती है भद्रा की। भद्रा एक ऐसा पहलवान है जो कि इस नेशनल प्रतियोगिता को डिजर्व करता था। इसी वजह से वो रंजीत सिंह सिसोदिया के पास गया और उन्हें बताया कि तुम उस पैद्दी को इतने आसानी से नहीं हरा सकते।
अगर मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई तो तुम पैदी को आराम से हरा पाओगे। दरअसल में कल रात जो है वो पैदी और भद्रा के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें कि भद्रा ने पैदी के पैर पर बहुत ज्यादा वार किए थे, जिस वजह से उसका पैर जो है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और अब आज रणजीत सिंह सिसोदिया का पहलवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैदी के पैर पर वार करता है। ये सेमीफाइनल का मैच था और पैदी जो है वो इस मैच को बस हारने ही वाला था। यहाँ रणजीत सिंह सिसोदिया का पहलवान 4 पॉइंट से आगे चल रहा था और लास्ट के 15 मिनट बचे थे और अब यहाँ पैदी का पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसके बावजूद उसने यहाँ पर एक ऐसा दाव खेला था जिससे कि उसे पूरे 5 पॉइंट मिल गए थे और वो इस मैच को जीत जाता है। लेकिन अगले ही पल पैदी जो है वो बेहोश हो जाता है। पैदी की जब आंख खुली ना तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसके पैर में पट्टी बंधी हुई थी और डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी एक नब्ज जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। वो इतनी ज्यादा दब गई है कि हम लोग तो हैरान हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति स्पोर्ट कैसे खेल रहा है। आगे से तुम कोई भी स्पोर्ट नहीं खेल पाओगे। लेकिन यहाँ पर पैदी को फाइनल खेलना था। वो यहाँ गुरुजी मतलब कि नायडू और डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाता है, उनके पैर में गिर जाता है और कहता है कि उसे ये फाइनल किसी भी हालत में खेलना है और जीतना है क्योंकि यही उसका सपना है। लेकिन पैदी को बताया जाता है कि वो पिछले 3 दिन से यहीं हॉस्पिटल में मौजूद है। फाइनल को हुए 3 दिन हो चुके हैं और अब कोई भी फायदा नहीं है। यह सुनकर पैदी हैरान रह चुका था क्योंकि उसे ये फाइनल किसी भी हालत में जीतना था, अपने गाँव को पहचान देनी थी। इसी वजह से यहाँ पर पैदी को सिल्वर मेडल मिलता है। लेकिन अब पैदी लड़ने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। वो अपना सारा पैसा सब कुछ जो है वो विजयनगर अखाड़े को दे देता है और विजयनगर को छोड़ देता है। पैदी के गांव वाले कहते हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन पैदी वापस नहीं आया। वो यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली गया। वो वहाँ जाकर बहुत सारे मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करता है ताकि वो अपने गांव को पहचान दिलवा सके, अपने गांव में ट्रेन रुकवा सके। जो काम पहले सूरी किया करता था अब वही काम यहाँ पर पैदी करने लगा था। पैदी वहाँ पर छोटे छोटे काम करता ताकि उसे यहीं पर कोई ना कोई मंत्री मिल जाए और वो उनसे बात कर सके। लेकिन पैदी का साथ कोई नहीं दे रहा था और उसका पैर भी डैमेज था, इसी वजह से वो ठीक ढंग से चल भी नहीं पाता। इसी वजह से हर जगह से पैदी की तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब एक दिन उसे मालूम चलता है कि रेल मंत्री जो है वो यहीं से गुजरने वाले हैं और तब पैदी को ऐसा लगा कि यही वो मौका है। तब वो बैरिकेड को पार करते हुए मंत्री जी की कार को उठा लेता है और उनसे मदद की दरख्वास्त लगाता है। वो उन्हें सारी बातें बताता है। वो उन्हें बताता है कि नेशनल चैंपियनशिप में उसने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन मंत्री जी के पास फाइनल का तो कोई रिजल्ट ही नहीं था। इसी वजह से उन्हें यहाँ पैदी का जो मेडल और प्रमाण पत्र फेक लग रहा था। पैदी समझ चुका था कि कहीं से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। अगर मदद मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जीत से मिलेगी और जीत इतनी आसान नहीं थी क्योंकि अब उसका पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तब यहाँ उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पैर को आधा कटवा दिया, मतलब कि घुटने से नीचे जो है वो उसका पैर कट चुका था। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर कि मिस्टर बेसवाल सोच रहे थे कि आखिरकार इतना सब कुछ एक गांव के लिए कैसे कर सकता है और आखिरकार ये इंसान जो है वो ऐसा क्यों कर रहा था। कुमारेसन आगे बताता है कि अब पैदी ने एक नया खेल चुना था और वो था दौड़, क्योंकि अब उसने अपने पैर में एक नकली पैर लगवाया था जहां पर कि सभी लोग इसी तरह से दौड़ते हैं जो कि अपाहिज होते हैं। पैदी ने बहुत मेहनत की। शुरुआत में उसे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आगे चलकर वो पूरी तरह से रेडी था क्योंकि पैदी ने हर एक खेल खेले हैं। जब भी कोई नया खेल आता ना तो पैदी झट से उस खेल को सीख लेता था। रेस स्टार्ट होती है और पैदी बीच रेस में ही कहीं पर गिर जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर वो हार गया तो उसके गांव को पहचान नहीं मिलेगी। तब वो फिर से दौड़ा और इस रेस को कंप्लीट की और इस रेस को जीता भी। जब मेडल पहनाने की बात आई तो यहाँ पैदी ने मेडल नहीं पहना, बल्कि उसने कहा कि मुझे मेडल नहीं चाहिए बल्कि मुझे पहचान चाहिए, मुझे मेरी गांव की पहचान चाहिए। पैदी बताता है कि वो गांव के है ही नहीं। जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। दरअसल में हमारे गांव का तो कुछ नाम ही नहीं है। पैदी ने यहाँ पर सब कुछ बताया। सूरी के बारे में बताया कि किस तरह से उसने अपनी जिंदगी को बलिदान किया। पैदी ने बताया कि वो तो कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हैं जबकि वो एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करते हैं। तब जाकर सबकी आंखें खुली। पैदी ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी स्पीच
स्पीच दी थी, जो सुनकर सभी के आंखों में आंसू आ चुके थे। पैदी जब अपने गांव पहुंचा ना, तो यहाँ पर उसका कोई इंतजार कर रहा था। दरअसल में रेलवे मिनिस्टर ने उनके इस रेलवे स्टेशन को सैंक्शन कर दिया था, मतलब कि अब हर एक ट्रेन जो है वो यहाँ पर रुकने वाली थी। इस स्टेशन का नाम वो लोग पैदी रखने वाले थे, लेकिन पैदी ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन का नाम पैदी नहीं बल्कि सूर्य के नाम पर रखाया जाएगा, क्योंकि उसी की ये लड़ाई थी और ये जीत उसी की है। और आखिर में यहाँ पर ट्रेन रुकती है और फाइनली उनके गांव में स्टेशन बन चुका था और यहाँ पर मिस्टर बैसवाल भी उनके गांव तक पहुंच चुके थे। मिस्टर बैसवाल अब आखिर में पैदी से नहीं मिलना चाहते। वो कहते हैं कि अब मैं पैदी से नहीं मिलना चाहता क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। हमारे देश के वासियों को पैदी से मिलने के लिए शर्म आएगी कि हम कहाँ थे जो उस वक्त पैदी से नहीं मिल पाए। मिस्टर बैसवाल यहाँ पर कुमारेसन से एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रेन चलती है और ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती भी है तो तुम मुझे पैदल यहाँ पर क्यों लेकर आए। कुमारेसन कहता है कि अगर आप पैदल यहाँ पर नहीं आते ना, तो आपको पता नहीं चल पाता कि हमने कितना कुछ खोया है और कितना कुछ हमने सेक्रीफाइस किया है। आखिर में हमें बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन से अब हर एक बच्चा जो है वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाता। खुद कुमारेसन की बेटी जो है वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। ये देखकर यहाँ पर मिस्टर बैसवाल समझ जाते हैं कि पैदी कोई आम इंसान नहीं था, उसी की वजह से आज ये सब कुछ हो पाया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। अगर आप इस फिल्म को रेटिंग देना चाहेंगे तो आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग देंगे जरूर बताइएगा। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।